ये दोनों पायलट अटलांटिक महासागर के पार एयरबस A330 फ्लाई कर रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे उन्होंने कई बार किया है। आधी रात हो चुकी है और उन्हें कनाडा छोड़े हुए 4 घंटे बीत चुके हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, यात्री सो रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से उनका ईंधन खत्म हो गया। अब अपने आप को उनकी जगह पर रखें। यदि आपके दोनों इंजन खराब हो जाएं और आपको अपने चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई दे और आप निकटतम एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर से अधिक दूर हों, तो आप क्या करेंगे? आप विमान में सवार 306 लोगों की जान कैसे बचाएंगे? ये सिर्फ एक हवाई यातायात घटना की कहानी नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की लापरवाही, प्रक्रिया की विफलता और कुशल हवाई कौशल की कहानी। 23 अगस्त 2011 को एयर ट्रांसेट फ्लाइट 236 प्लेन पियर्सन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन के पोर्टेला एयरपोर्ट जाएगा। 290 यात्री, जिनमें ज्यादातर पर्यटक और छुट्टियां मनाने वाले लोग थे, और 13 क्रूज अपनी 7 घंटे की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। घटना वाली उड़ान के लिए विमान 2 साल पुराना एयरबस A330 था। इसने पहली बार 1999 में एयर ट्रांसेट के साथ उड़ान भरी थी। उड़ान 2 पावरफुल रोल्स रॉयस ट्रेंट 772 ब्रावो इंजन्स द्वारा पावर्ड थी। इस उड़ान के लिए इंजन कमांडर 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीछे थे। उन्होंने अपने 20 साल के उड़ान करियर में 16,800 घंटे से अधिक समय बिताया था और उन्होंने A330 पर लगभग 800 घंटे की उड़ान भरी थी। 28 साल के फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डी जैगर के पास कुल 4,800 घंटे की उड़ान का अनुभव था। एयर ट्रांसेट लगभग 14 वर्षों से ऑपरेशन में था और एयर ट्रांसेट एयरबस A330 का सुरक्षा रिकॉर्ड एक्सेलेंट था और यह प्लेन अब तक किसी घातक दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था। लेकिन यह सुरक्षा रिकॉर्ड आज बदलने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार सुबह के 6:22 पर प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। हालांकि A330 पूरी तरह से फुली कंप्यूटराइज्ड थी, पर क्रूज को मैन्युअल रूप से हर रास्ते पर दिशा, दूरी और बोर्ड पर शेष ईंधन को कैलकुलेट करना था। 4:57 UTC यानी कि भारतीय समय के अनुसार सुबह के 10:27 पर 40 डिग्री पश्चिम में मार्ग बिंदुओं को पार कर गई। उड़ान भरने के लगभग 4 घंटे बाद विमान 30 डिग्री पश्चिम को पार कर रहा था और चेकलिस्ट को फिर से पूरा करने का समय आ गया था। 6 मिनट बाद 503 UTC पर क्रूज को उनकी स्क्रीन पर एक असामान्य चेतावनी मिली। हालांकि तेल का तापमान आमतौर पर केवल ऊपर जाता है, वह नीचे नहीं जाता है। कम तेल का तापमान सामान्य रूप से बढ़ने का मतलब है कि उनका सेंसर खराब है। उच्च तेल का दबाव एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है और अधिकांश पायलट इसे देखे बिना अपना पूरा करियर बिता देते हैं। यह आमतौर पर पॉइंट करता है कि तेल ईंधन से दूषित है, लेकिन दुर्भाग्य से A330 मैनुअल में इस टाइप के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया था। Mirabel Center, Transat 236. We have a problem. We have a warning on the ECAM for low oil temps and high oil pressure for engine number 2. I don't see anything in the FCOM or the QRH. Can you help? लेकिन मेंटेनेंस टीम कारण खोजने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने पायलटों को तेल के स्तर की निगरानी रखने के लिए कहा, क्योंकि रीडिंग बहुत असामान्य थी। कम तेल के तापमान की रीडिंग आमतौर पर एक फॉल्टी सेंसर का परिणाम होता है। इसलिए पायलटों ने सोचा कि जो वे देख रहे थे वह सिर्फ एक कंप्यूटर गड़बड़ी थी और उनका विमान वास्तव में ठीक है। बाकी कहानी को समझने के लिए आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि एयरबस A330 में फ्यूल टैंक कैसे काम करता है। एयरबस A330 विंग्स में फ्यूल रखता है। इस प्लेन के लेफ्ट विंग्स पर एक टैंक होता है जो आमतौर पर लेफ्ट इंजन को फीड करता है, और राइट विंग्स पर भी एक टैंक होता है जो आमतौर पर राइट इंजन को फीड करता है। इसके अलावा प्लेन में एक ट्रिम टैंक होता है। ट्रिम टैंक का काम विमान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखना है, क्योंकि उड़ान के दौरान लेफ्ट और राइट विंग्स का फ्यूल धीरे धीरे खत्म होते रहता है, जिससे विंग्स के पास का विमान का वजन कम हो जाता है। तब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रिम टैंक से ईंधन को विंग्स में पुश कर देता है ताकि फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखा जा सके। इस प्रोसेस के दौरान पायलटों को स्क्रीन पर एक ट्रिम टैंक ट्रांसफर मैसेज दिखाई देगा, और एक बार ट्रांसफर पूरा हो जाने पर ट्रिम टैंक सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। यह प्रोसेस बिल्कुल सामान्य है और यह हर प्लेन पर नियमित रूप से होता है।
जब फ्लाइट क्रू अनयूजुअल टेल रीडिंग की जांच कर रहे थे, तभी ट्रिम टैंक ट्रांसफर सिस्टम ने ऑटोमेटिक रूप से ट्रिम टैंक से विंग टैंक में सभी शेष ईंधन का ट्रांसफर शुरू कर दिया। क्योंकि पायलट हर उड़ान पर इस मैसेज को देखते हैं, इसलिए उन्होंने इस मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके प्लेन के ट्रिम टैंक ट्रांसफर पूरे 1 घंटे पहले ही हो गया था। राइट इंजन के पास फ्यूल लीक हो रहा था, जिसके कारण विंग्स में मौजूद फ्यूल काफी तेजी से खत्म हो रहा था और प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाए रखने के लिए ट्रिम टैंक से फ्यूल दोनों विंग्स में निर्धारित समय के 1 घंटे पहले ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। घटना से 1 सप्ताह पहले उनके फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ ने प्लेन के ओरिजिनल राइट इंजन के साथ एक अनरिलेटेड समस्या की पहचान की और उस पुराने इंजन को नए अलग इंजन से बदलने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि एयर ट्रांसैट के पास प्लेन का इंजन मौजूद नहीं था, इसलिए रोल्स रॉयस कंपनी ने उन्हें एक अतिरिक्त इंजन उधार दिया। हालांकि इंजन विमान की नीड की तुलना में पुराने वर्जन का था। ओरिजिनल इंजन न होने के कारण ईंधन ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब ठीक से फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन मेंटेनेंस स्टाफ ने बिना उसको सही से फिट और चेक किए ही मंजूरी दे दी। इंजन को उड़ान में वापस फिट किया गया और 1 सप्ताह के दौरान लगभग 70 आवर की फ्लाइट पूरा करने के बाद जब विमान अटलांटिक के मध्य में था, फ्यूल पाइप टूट गया। 4:38 UTC पर फ्यूल लीकेज शुरू हो गया था और अब फ्यूल 30 मिनट से अधिक समय से लीक हो रहा था। इसलिए प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए ट्रिम टैंक ऑटोमेटिकली रूप से बार बार टैंक को भर रहा था। इसलिए पायलटों को फ्यूल लीकेज के बारे में पता ही नहीं चला। उनके अगले मैनुअल रूप से फ्यूल क्वांटिटी की जांच 20 डिग्री वेस्ट में होगी, जो अभी भी 20 मिनट बाद है। लीकेज के कारण राइट टैंक पर फ्यूल की मात्रा लेफ्ट टैंक की तुलना में तेजी से कम हो रही थी। लेकिन जब अंतिम बार ट्रिम टैंक ट्रांसफर हुआ तो ट्रिम टैंक पूरी तरह से खाली हो गया और सारा फ्यूल राइट टैंक में चला गया। और फ्यूल लीकेज लगातार होने के कारण विंग्स में दोबारा फ्यूल भरने के लिए ट्रिम टैंक में फ्यूल ही मौजूद नहीं था। 5:33 UTC पर विंग्स में फ्यूल भरने के लिए एडवाइजरी मैसेज एटॉप्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ कि लेफ्ट और राइट विंग्स में फ्यूल बराबर नहीं है। लेकिन पायलटों अभी भी मालूम नहीं था कि प्लेन में से काफी तेजी से फ्यूल लीक हो रहा है। प्लेन में से फ्यूल लीक होने का बहुत रेयर सिनेरियो था, इसलिए इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। प्लेन में मौजूद पायलटों को अभी भी यही लग रहा था कि यह सब एक कंप्यूटर ग्लिच के कारण हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि उनके विमान में फ्यूल की मात्रा वास्तव में सही है। राइट टैंक से लगातार फ्यूल लीक हो रहा था, इसलिए राइट टैंक में फ्यूल की कमी होने पर पायलटों ने लेफ्ट टैंक से फ्यूल राइट टैंक में क्रॉस फीड कर दिया गया। लेकिन वे भूल गए कि फ्यूल लीक सस्पेक्ट होने के दौरान क्रॉस फीड नहीं किया जा सकता है, पर उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। कुछ मिनट बाद क्रू ने कैलकुलेट किया कि बोर्ड पर बचा हुआ फ्यूल सिर्फ 11,000 किलो था, जबकि इस समय प्लेन में 20,000 किलो होना चाहिए था। इन पायलटों ने ना ही पहले या रियल लाइफ में और न ही ट्रेनिंग में फ्यूल लीकेज या लो फ्यूल क्वांटिटी जैसी चेतावनी का सामना किया था। उन्हें अब स्वयं ही चीजों का पता लगाना होगा। वे पुर्तगाल की ओर उड़ान भरते रहे और फ्यूल की क्वांटिटी में गिरावट जारी रही। 5:45 UTC पर क्रूज ने कैलकुलेट किया कि उनके पास अब लिस्बन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं है और विमान को एजोर्स में लोरेस हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का फैसला किया। 5:40 UTC पर क्रूज ने ATC को बताया कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से प्लेन लोरेस हवाई अड्डे पर लैंड करना होगा। उनके पास केवल 7,000 किलो फ्यूल बचा था। कैप्टन ने मुख्य केबिन क्रू से फ्यूल लीकेज को पता लगाने के लिए इंजनों और विंग्स की जांच करने के लिए कहा। दिन के समय में ईंधन रिसाव बेहद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, लेकिन आधी रात होने के कारण प्लेन के बाहर अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। केबिन क्रू पायलटों के पास लौटे और कहा, I don't see any leaks or condensation on the wings, Captain. Okay, it's probably just a computer glitch, but we are diverting to Leji's airport. फिर कैप्टन ने उन्हें लैंडिंग के लिए केबिन तैयार करने के लिए कहा। प्लेन का फ्यूल तेजी से कम हो रहा था और अब केवल टैंक में 4800 किलो फ्यूल बचा था, जबकि 12,000 किलो फ्यूल लीक हो गया था 6:38 UTC पर। जब विमान लाजेस एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर दूर ही तभी राइट इंजन बंद हो गया। 2 मिनट बाद फ्यूल कम होकर 600 किलोग्राम रह गया। फर्स्ट ऑफिसर ने 2:36 UTC पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। एयरबस A330 की 180 ETOPS रेटिंग है, जिसका अर्थ है कि यह सिंगल इंजन पर 180 मिनट तक फ्लाई कर सकता है, जो कि लाजेस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय से अधिक है।
लेकिन जब प्लेन रनवे से महज 120 किलोमीटर दूर था तभी लेफ्ट इंजन में भी आग लग गई। इंजन की चलने की आवाज अब एक भयानक मौन में तब्दील हो गया। दोनों इंजन के फेल हो जाने के कारण प्लेन में महत्वपूर्ण उपकरणों को चलाने के लिए रैम टरबाइन को चालू कर दिया गया। बिना दोनों इंजन के प्लेन सिर्फ एक ग्लाइडर के समान थी। दोनों इंजन के फेल हो जाने के बाद प्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। कमांडर पिचे के पास इस विमान को जमीन पर लाने का सिर्फ एक मौका था। अब उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। यदि विमान 200 नॉट की स्पीड पे फ्लाई करता है तो वे लैंडिंग गियर को नीचे नहीं कर पाएंगे, और यदि वे 140 नॉट से नीचे फ्लाई करते हैं तो रैम टरबाइन पावर नहीं जनरेट करेगा। और इन सब के बावजूद अगर पायलट ने अपनी कैलकुलेशन में जरा भी कोई गलती की तो वह सीधा पानी में समा जाएंगे। मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और एलएचएस से रडार वेक्टरों की सहायता से क्रूज ने एक इंजन आउट विजुअल अप्रोच तरीका आजमाया। मौसम ठीक होने के कारण उन्हें आगे देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जो काफी अच्छी बात थी। लगभग 2000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से प्लेन नीचे उतर रहा था और क्रूज ने कैलकुलेट किया कि उनके पास लगभग 15 से 20 मिनट का फ्यूल बचा है, इससे पहले कि उन्हें प्लेन को लैंड करना होगा, नहीं तो प्लेन अटलांटिक ओशन में लैंड कर जाएगा। हवाई अड्डा कहां है यह पहचानने में मदद मिल सके, इसीलिए पायलट ने एटीसी से लगातार रनवे लाइट को चालू और बंद करने को कहा। अगर प्लेन की हाइट को जल्द ही कम नहीं किया गया तो प्लेन रनवे पे लैंड नहीं हो पाएगा। कप्तान को तेजी से ऊंचाई कम करने के लिए तरीका ढूंढना होगा। पायलट ने विमान को चारों ओर मोड़ने और ऊंचाई कम करने के लिए 360 डिग्री का चक्कर लगाने का कठिन निर्णय लिया, और यदि यह निर्णय गलत हुआ तब वे हमेशा हमेशा के लिए नीचे मौजूद अटलांटिक ओशन में समा जाएंगे। कुछ समय बाद प्लेन ने सफलतापूर्वक 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से प्लेन अभी भी काफी हाइट पे था। इसलिए फाइनल अप्रोच के दौरान पायलट ने दूरी को बढ़ाने और अतिरिक्त ऊंचाई कम करने के लिए कई सारे एस्टर्न लगाया। विमान अब रनवे से केवल कुछ मील की दूरी पर है। कैप्टन पिचे के पास इस विमान को उतारने का केवल एक मौका है, लैंडिंग से ठीक पहले फर्स्ट ऑफिसर ने ब्रेस कमांड जारी किया। 6:45 पर विमान ने रनवे 33 की दहलीज को पार कर गया। वे इतनी तेजी से उतर रहे थे कि विमान जमीन से टकराया और फिर हवा में उछल गया। कैप्टन दोबारा एयरबोर्न नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने विमान को रनवे पर वापस धकेलने के लिए स्टिक को नीचे पुश किया और फिर मैक्सिमम ब्रेक लगाया। रनवे के अंत से 2000 फीट की दूरी पर प्लेन रुक गया, लेकिन प्लेन का लैंडिंग के समय स्पीड बहुत तेज होने के कारण लेफ्ट मेन गियर के पास आग लग गई। कप्तान ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन का आदेश दिया। इस इंसिडेंट के कारण 14 यात्रियों और 2 क्रूज के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। 2 अन्य यात्रियों को इवैक्यूएशन के दौरान गंभीर चोटें आईं। अंतिम रिपोर्ट में कारण एयर ट्रांसैट रखरखाव कर्मचारियों द्वारा खराब प्रैक्टिसेस को, पाया गया फ्यूल लीकेज को न पहचानने के लिए पायलटों को भी दोषी ठहराया गया, और रिपोर्ट में कहा गया कि यदि प्लेन के कैप्टन ने फ्यूल लीकेज चेकलिस्ट को पूरा कर लिया होता तो प्लेन आराम अजोरिस पहुंच गया होता। एयर ट्रांसैट ने अपनी गलती स्वीकार किया और $2,50,000 कैनेडियन डॉलर जुर्माने के तौर पर लिया गया, जो उस समय कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना था। कैप्टन पीछे को लगभग 120 किलोमीटर तक बिना इंजन के पैसेंजर प्लेन को फ्लाई और सेफ लैंडिंग करवाने के लिए उन्हें सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यहां एक और कहानी है कि कैसे एक बहुत ही नए बोइंग 777 ने सभी नेविगेशन उपकरण खो दिए और बादलों में फंस गया।